की जो डेफिनेशन हुई वो आपके बोर्ड पे लिखा है मैंने। करंट की ग्रोथ और या उसका डिके, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज दोनों को अपोज करा जाए तो वो आप सर्किट का नेचर बोलते हो इंडक्टेंस के थ्रू। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर कोई आपसे ये कहे कि यहाँ पर एक बैटरी है से 10 वोल्ट की और उसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए, फॉर एग्जांपल 5 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर अगर आपसे कहा कि स्विच बंद करने के बाद इसमें कितना करंट आएगा, तो ऑब्वियस आंसर है कि यार स्विच बंद करने पर जो करंट की वैल्यू मिलेगी आपको, सिंपल ओम्स लॉ फॉलो करोगे तो 10 वोल्ट की बैटरी और 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो जो हमारा पहला आंसर होता है कि जब हम स्विच बंद करेंगे तो करंट इन दिस सर्किट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 एम्पियर। राइट है। बट हम ये मान के चल रहे हैं इसमें कि जो जिस टाइम पर ये स्विच ओपन है उस टाइम पर इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये मान के चल रहे हो। ओपन स्विच के टाइम पर यहाँ पर कोई करंट नहीं है, यहाँ पर कोई करंट नहीं है। तो जब हमारा स्विच ओपन होगा, ओपन स्विच, उस टाइम पर नेचुरल सी बात है जब करंट्स की वैल्यू 0 है, I इक्वल टू 0, तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा होगा यहाँ पर किसी भी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड करंट्स की वजह से ही आते हैं। तो जब करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, इसका मतलब यहाँ पर कोई फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा होगा। पर जैसे ही हम स्विच बंद करेंगे, क्लोज करेंगे इसके अंदर, तो नेचुरल सी बात है कि करंट बैटरी से स्टार्ट हो जाएगी फ्लो करना स्विच बंद करने के बाद। तो करंट आई जो होगा वो विल इंक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। 0 था, 0 से कुछ नॉन 0 होगा तो करंट आई विल इंक्रीज। और जब करंट इंक्रीज करेगा तो नेचुरल सी बात है उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बिकॉज ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो करस्पॉन्डिंगली फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि लेंज लॉ के हिसाब से अपोज कर रहा होगा इस इंक्रीज ऑफ करंट को। इंड्यूस ईएमएफ अपोजिंग दिस इंक्रीजिंग करंट, और उसको हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। जिस वजह से करंट को अल्टीमेटली 2 एम्पियर होना है, 10 वोल्ट और 5 ओम, दैट मींस कि करंट की वैल्यू 2 एम्पियर जाएगी, लेकिन 2 एम्पियर तक जाने में कुछ टाइम लग जाएगा करंट को, बिकॉज जब स्विच बंद करते ही इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जो कि इस बैटरी के ईएमएफ को अपोज कर रहा होगा। मतलब कि अगर हम इसमें करंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें बिना किसी इक्वेशन के, विदाउट एनी इक्वेशन, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ लो अगर आप, तो 10 वोल्ट 5 ओम, ये ऑब्वियस है कि 2 एम्पियर करंट आएगी। बट उस 2 एम्पियर तक के करंट को जाने में कुछ समय लगेगा। सो करंट, बिकॉज करंट स्टार्टिंग में 0 थी, 0 से 2 एम्पियर तक जाने में करंट कुछ टाइम लेगा, और वो कुछ रफली ऐसा ग्राफ आता है, ये धीरे धीरे राइज करता जाता है और बाद में ये 2 एम्पियर तक पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली 2 एम्पियर वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये जो 0 से 2 एम्पियर तक जाने का जो समय है, मतलब कितनी देर में वो 0 से 2 एम्पियर जाएगा, ये टाइम जब वो 0 से 2 एम्पियर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि सर्किट में जो इंडक्टेंस है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। मतलब अगर इस सर्किट में इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, अगर सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, दैट मींस कि करंट की ग्रोथ को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया जा रहा है। हाई इंडक्टेंस मतलब करंट की ग्रोथ को बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहे हैं, और लो इंडक्टेंस मतलब करंट की ग्रोथ को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही। तो अगर हम एक्सट्रीम केसेस की बात करें, दैट मींस कि इंडक्टेंस 0 है, 0 इंडक्टेंस, तो करंट की ग्रोथ इंस्टेंटेनियस ग्रोथ होगी। स्विच बंद करेंगे और वो इंस्टेंटेनियसली 0 से 2 पहुंच जाएगा, और ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ये उस कंडीशन में ग्राफ है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको कि हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, कैपिटल एल की वैल्यू 0। और अगर सेल्फ इंडक्टेंस का दूसरा एक्सट्रीम केस ले जो कि इनफाइनाइट इंडक्टेंस, सेकंड केस इनफाइनाइट इंडक्टेंस,
मतलब कि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है इसके अंदर कि करंट जीरो से आगे जा ही नहीं पा रही है, करंट जिस वैल्यू पे था उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा वो, बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट इंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू। तो करंट अपने आप को जीरो पे ही मेंटेन रखेगा, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो सेकंड ग्राफ होगा करंट विल बी एट जीरो वैल्यू फॉर द अदर एक्सट्रीम केस विच इज एल इक्वल्स टू इंफिनिटी। ये दोनों ही केसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनफाइनाइट इंडक्टेंस और जीरो इंडक्टेंस दोनों प्रैक्टिकल पॉसिबल केसेस नहीं है, तो सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पर है। और अगर इंडक्टेंस की वैल्यू फाइनाइट है कुछ, तो आपको करंट 0 से 2 एम्पियर तक कुछ सर्टेन टाइम के बाद पहुंच जाएगा। ये टाइम हालांकि बहुत कम होता है, बट फिर भी 0 से ज्यादा होता है। दैट मीन्स जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा, इंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, करंट जाएगी 2 एम्पियर तक ही। इसको ध्यान रखो, करंट जाएगा तो 2 एम्पियर तक, लेकिन उसके जाने का टाइम बढ़ जाएगा। सेकंड ग्राफ देखिएगा, ये ग्राफ भी आपका 2 एम्पियर तक जा रहा है, सेकंड ग्राफ भी अल्टीमेटली 2 एम्पियर को टच कर जाएगा। बट ऑब्वियसली इस ग्राफ को 2 एम्पियर तक जाने में पहले वाले ग्राफ के कंपेयर में ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब यहां पर इंडक्टेंस ज्यादा है, और अगर इंडक्टेंस कम है तब भी वो करंट आपका 2 एम्पियर तक ही जाएगा, मतलब यहां तक आएगा ग्राफ, अगेन अप टू द 2 एम्पियर वैल्यू। बट ये लो इंडक्टेंस के केस में आएगा। तो अल्टीमेटली इंडक्टेंस का मतलब समझो आप क्या है, बाकी भी इसको मैथमेटिकल भी बताएंगे, बट इंडक्टेंस का मतलब कि करंट 10/5 है, 2 एम्पियर करंट, उस तक जाने का जो टाइम है, 2 एम्पियर तक पहुंचने का टाइम, वो कम होगा या ज्यादा होगा या जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा, ये सारी बातें जिस फैक्टर से डिसाइड करते हैं वो फैक्टर आप पढ़ते हो सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में। ये सारे ग्राफ एक्सेप्ट एल इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये जितने भी ग्राफ आप देख रहे हो, ये सारे ग्राफ 2 एम्पियर तक ही जाएंगे। अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस किसी सर्किट के करंट की अल्टीमेट वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। एक सर्किट में करंट की जो अल्टीमेट वैल्यू है वो फिक्स है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस का काम सिर्फ इतना होता है, उस अल्टीमेट वैल्यू तक पहुंचने का टाइम कम होगा या फिर ज्यादा होगा, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? यस सर। राइट, मतलब इससे करंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज, अल्टीमेट वैल्यू की बात कर रहे हैं, अल्टीमेट मतलब जब फाइनल वैल्यू ऑफ करंट है, तो उस वो आप लो इंडक्टेंस रखो चाहे हाई इंडक्टेंस रखो, अगर रेजिस्टेंस 5 है और वोल्टेज 10 है तो 2 एम्पियर पे ही जाओगे आप अल्टीमेटली। अभी इसको मैथमेटिकली भी डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बट एक मोटा मोटा लेवल पर आप ये समझ के रखना कि हाई इंडक्टेंस मतलब कि करंट धीरे धीरे चेंज होगा, लो इंडक्टेंस करंट बहुत जल्दी चेंज होगा। सर हमने कोई इंडक्टर लगाया नहीं, तो मतलब ये हम मान के चल रहे सर्किट में ही इतना इंडक्टेंस है? नहीं, एक्चुअली देखो वही बता रहा हूँ, इंडक्टर दिखाया नहीं है इसके अंदर, बट ये किसी भी सर्किट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब दुनिया का कोई ऐसा सर्किट नहीं है जिसमें इंडक्टेंस ना हो। तो मतलब नॉन आइडियल सर्किट मान के चल रहे हैं हम लोग, जो वायर्स हैं। मैंने कहा ना प्रैक्टिकली, बिकॉज देखो जीरो इंडक्टेंस हुआ तो करंट इमीडिएटली 2 एम्पियर पहुंचेगा, बट ये होगा नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि करंट 0 से 2 एम्पियर पहुंच जाए अचानक से। ठीक है सर। हाँ, तो भले हमने सर्किट में इंडक्टेंस दिखाया नहीं, क्योंकि अभी समझाया जा रहा है आपको कि इंडक्टेंस किसी भी सर्किट की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसको हम सर्किट से रिमूव नहीं कर सकते, कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। इंडक्टेंस कम और ज्यादा कर सकते हैं लेकिन रिमूव जीरो नहीं कर सकते। एवरी सर्किट हैज इंडक्टेंस। हाँ, न्यूमेरिकल से हमको ये कह दिया जाता है कि भाई नेग्लेक्ट सेल्फ इंडक्टेंस, तो उस टाइम पर हम ये मानेंगे कि करंट इंस्टेंटेनियसली राइज कर जाएगा, ये मान सकते हैं उसमें। यस सर। तो ये तो यार मतलब क्वालिटेटिव लेवल पर बात हुई है, मोटे मोटे लेवल पर कि इंडक्टेंस का मतलब क्या है, और अब इसको थोड़ा सा ना मैथमेटिकल तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिकली 2-3 फॉर्मूलेज हैं इसमें। उसमें पहला फॉर्मूला आपका पड़ता है, फर्स्ट फॉर्मूला, कि सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, पहले तो ये देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी लूप के लिए अगर डिफाइन किया जाए फॉर अ लूप, तो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ फ्लक्स टू द करंट, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। और सेल्फ वर्ड अपने आप में क्लियर कर रहा है यार सब कुछ। सेल्फ वर्ड जो लिखा है ना, उसका मतलब यही है कि ये खुद के करंट की ग्रोथ को अपोज कर रहे हैं, अपनी ही करंट की ग्रोथ को रोकना, वो सेल्फ इंडक्टेंस हुआ। तो डिफाइन करोगे सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द लूप इज रेशियो ऑफ फ्लक्स बाय द करंट, फ्लक्स फॉर दैट लूप जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय करंट इन द सेम लूप। अपनी ही करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आने वाले फ्लक्स को अपोज करने का नेचर सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर कॉइल्स है हमारे पास, लूप की जगह कई सारे लूप है, कॉइल यूज कर रहे हो अगर आप, तो उस केस में हम सेल्फ इंडक्टेंस में अगर कॉइल ऑफ एन टर्न मानते हो आप, और वो सारे टर्न आइडेंटिकल हैं, जितने भी टर्न है वो सब आइडेंटिकल टर्न्स हैं अगर एक जैसे बिल्कुल, तो उस टाइम पर ये n से और मल्टीप्लाई भी करते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स फॉर वन लूप एंड डिवाइडेड बाय करंट। एज एग्जांपल सबसे सिंपल है सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर आप सोलेनोइड में आई करंट मानते हो, उसका लेंथ स्मॉल l से डिनोट करें, रेडियस इसकी r मान लेते हैं, और नंबर ऑफ टर्न स्मॉल n पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसी फॉर्मूले से इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर इक्वल टू, बिकॉज इसमें एक से ज्यादा टर्न है तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ टर्न वाला, और अगर पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, टोटल लेंथ हमारी l है, तो n इंटू l, कैपिटल N की वैल्यू हो गई नंबर ऑफ टर्न की, देन फ्लक्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की वजह से जो जनरेट होगा वो म्यू नॉट स्मॉल n आई, फ्लक्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, सो एरिया इज पाई मल्टीप्लाइड बाय जो भी इनके कॉइल्स का एरिया बनेगा यहाँ पर पाई r स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय वापस में करंट से फिर से डिवाइड करोगे इसको आई से, तो ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड की वैल्यू मिलेगी आपको। जो बड़ा सिंपल रिजल्ट है, आराम से निकाल सकते हो, स्मॉल आई कैंसिल कर जाएंगी एंड बाकी इसका सेल्फ इंडक्टेंस का टर्म आ जाएगा। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस कुछ इस तरीके से कह सकते हो, इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर पाई r स्क्वायर इंटू l। ये ओनली फॉर अ लॉन्ग सोलेनोइड की बात कर रहे हैं। फॉर आइडियल सोलेनोइड सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर इंटू l। और एक और चीज बता दें आपको, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन जरूर फ्लक्स और आई से किया जाता है, बट सेल्फ इंडक्टेंस प्योरली ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ज्योमेट्रिकल एंड मीडियम प्रॉपर्टीज का फ्लक्स और करंट से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, ज्योमेट्रिकली और मीडियम प्रॉपर्टीज का मतलब कि जो सेल्फ इंडक्टेंस की फाइनल वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ टर्न, रेडियस, लेंथ, कंस्ट्रक्शन उसकी, मतलब कॉइल की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की गई है उस पर डिपेंडेंट है ये चीज। और मीडियम का रूल इसलिए कहा जा रहा है कि मीडियम इस म्यू नॉट के साथ आता है, मतलब जैसे हम लोग कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ हम कैपिटल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो वैसे ही ये जो सेल्फ इंडक्टेंस निकाला गया है इसको बोलते हैं कि ये एयर कोर सोलेनोइड है। एयर कोर सोलेनोइड का मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर है उसके अंदर एयर है, और अगर इस सिलेंडर के अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दे, मतलब कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल दे इसके अंदर, तो तब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बदलनी पड़ती है हमें। तब हम म्यू नॉट के साथ एक और टर्म मल्टीप्लाई करते हैं म्यू आर से, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये चीज। अगर कोई मटेरियल इसकी कोर में डाला गया
और म्यूआर को शायद आपको नाम पता होगा इसका, म्यूआर को क्या बोला जाता है। ये सिमिलर टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रोल प्ले करता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। और जस्ट क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने होंगे तो एक और चीज याद दिला देंगे, ये जो म्यूआर है इसका एक टर्म और इसका एक और फॉर्मूला भी है, म्यूआर इक्वल्स टू, ये आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। और ये जो काई है इसको भी एक नाम देते हो आप, ससेप्टिबिलिटी। हाँ जी, तो ये वैसे न्यूमेरिकल के लिए बोला जा रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और जो कि बताया जाता है कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक्स के लिए, मतलब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में वैसे दिया जाएगा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, मतलब म्यूआर का एनालॉग आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से ले सकते हो। ठीक है, दिस इज फॉर अ सोलेनोइड वैल्यू, और ये कई बार यूज होगा, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा इसको आप लर्न कर लें, बिकॉज इसका कई बार एप्लीकेशन है, कई बार यूज किया जाता है सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस को। सर एक सेकंड कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके तो बता देना बच्चे। यस सर। ठीक है, दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलो आपसे न्यूमेरिकल्स के लिए, जेई के लिए स्पेसिफिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ इसमें और भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तब एक तो सोलेनोइड का निकाला, उसके अलावा कुछ और भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसके बाद वापस सोलेनोइड पर आएंगे। ठीक है, कुछ और सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे सबसे, उसके अलावा लाइक सेकंड नंबर पे हम बोलते हैं अ प्लेन कॉइल, अ प्लेन कॉइल मतलब सपोज दैट हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, और फोकस करना बोर्ड पर जिस तरीके से चलेंगे, एक सर्कुलर कॉइल, और उसको बार बार उसी के ऊपर लपेटते चले जाए, ओवरलैपिंग करते जाए इसको इसी के ऊपर ओवरलैपिंग करते जा रहे मान लो, और इस तरीके से इसमें एन टर्न्स क्रिएट करेंगे, एन टर्न्स, और इसकी हाइट 0 है, हाइट 0 है, मतलब तभी इसका नाम प्लेन कॉइल पड़ा है। प्लेन कॉइल का नाम मतलब ये हुआ जितने भी टर्न इसके अंदर है उन सबको ऑलमोस्ट सेम प्लेन में माना गया, तो थिकनेस नेग्लेक्ट की गई है, इस कॉइल के थिकनेस को 0 माना गया है। दे ऑल आर इन द सेम प्लेन, ये मान के चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन है। और साइज को नेग्लेक्ट किया गया इसकी, मतलब रेडियस काफी स्मॉल है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि अगर हम आई करंट फ्लो कराएंगे, और अगर ये सर्कुलर है, मान लीजिए ज्योमेट्रिकली अगर ये सर्कल है, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट, वो आप सर्किल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा म्यू नॉट इनटू करंट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, इतना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाय 1 टर्न होगा, सिंगल टर्न की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और अगर हमारे n टर्न है तो हर एक टर्न मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, जितने टर्न्स होंगे उन सबका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगा।
सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न बाय n टर्न्स। अब यहां पर वो अप्रोक्सीमेशन यूज किया जा रहा है कि जब ये कॉइल की थिकनेस 0 है और सारे कॉइल सेम प्लेन में माने गए हैं तो ये पॉइंट सभी का सेंटर होगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा, देखिए, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर आप इसको लपेटेंगे तो पहला कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल, चौथा कॉइल, ये सोलेनॉइड बन जाएगा। तो सेंटर ऑफ फर्स्ट टर्न, सेंटर ऑफ द सेकंड टर्न, सेंटर ऑफ द थर्ड टर्न, सेंटर ऑफ द फोर्थ, सेंटर ऑफ द फिफ्थ, ये सारे सेंटर कोइंसाइड नहीं कर पाएंगे कभी। बट अगर इसकी हाइट को 0 मान लिया जाए, अप्रोक्सीमेशन में इसकी 0 हाइट मान रहे हो, देन सारे के सारे सेंटर पॉइंट कोइंसाइडिंग पॉइंट होंगे और तब सब जगह पर एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो वो लिखा, प्लेन वर्ड का मतलब यही है कि 0 थिकनेस। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ फ्लक्स बन जाएगा आपका। सो म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज पाई r स्क्वायर फ्लक्स और डिवाइडेड बाय करंट। बट क्योंकि इसमें n टर्न है तो n से फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको। इस पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है यार कि ये जो n वाला फैक्टर है ये 2 बार प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। एक बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में इन सबका कंट्रीब्यूशन लोगे आप, जितने टर्न हैं वो सभी टर्न कंट्रीब्यूट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में, और वो सभी टर्न कंट्रीब्यूट होंगे वापस फ्लक्स को कैलकुलेट करने में भी। 2 बार n का टर्म आएगा, इसको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स के टाइम पर। एंड अल्टीमेटली ये करंट और करंट कैंसिल, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू यहां पर सॉल्व करके आ जाएगी म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर और कुछ कैंसिल हो जाएगा इनटू पाई r बाय 2 फॉर अ प्लेन कॉइल ऑफ सर्कुलर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सर्कल नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। मान लीजिए स्क्वायर के फॉर्म में है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा मेरे को, बट प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सर हम्म, सर अगर ये सोलेनॉइड भी बन जाता है तो सोलेनॉइड की एक्सिस पे तो बी सेम ही रहता है हर पॉइंट पे। हाँ, लेकिन उसका फॉर्मूला ये नहीं होता ना भाई। अगर इस कॉइल की लेंथ काफी ज्यादा हो जाए, देखिए दो एक्सट्रीम केसेस ले रहे हो आप, सोलेनॉइड के दो एक्सट्रीम केसेस। सोलेनॉइड स्प्रिंग जैसा कॉइल है, बिल्कुल दो एक्सट्रीम केसेस चल रहे हैं आपके ऐसे ऐसे करके, इसको आप सोलेनॉइड कहते हैं। तो अगर इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, अगर ये मच मच लार्जर है, काफी बड़ा है रेडियस के कंपेयर में, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सोलेनॉइड। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ते हैं म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय आई। और इस फॉर्मूले में जब आप कहते हो कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट स्मॉल n जो कि टर्न पर यूनिट लेंथ और इनटू करंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन सबके कंट्रीब्यूशन से मिल करके आता है। सारे टर्न के मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइंड करने के बाद का जो रिजल्ट है वो आपका म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। इसीलिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में हम दोबारा n मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लॉन्ग सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ फील्ड बाय ईच टर्न प्रेजेंट इन दैट कॉइल। सबका कॉम्बिनेशन ले लीजिए और फिर जाकर के ये आंसर आता है आपका। और ये जो रिजल्ट पढ़ रहे हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r का, ये रिजल्ट किसी सिंगल टर्न की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। और क्योंकि सारे टर्न क्लोजली पैक है, क्लोज पैक का मतलब होता है कि वो बिल्कुल चिपके हुए एक दूसरे से, यानी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को 0 की तरफ आना गया है, सोलेनॉइड की लेंथ 0, तो ये रिजल्ट काम ही नहीं करेगा। तब आपको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। यस सर, ओके सर। ठीक है, मैं वापस अभी आ रहा हूँ इसके ऊपर, प्लेन कॉइल के ऊपर अभी वापस आते हैं। देखिए चलो एक काम करें यार, मान लें
हम आपको सोलेनॉइड का ना एक रिजल्ट दिखा रहे हैं, सोलेनॉइड के रिजल्ट। तो हमने ऐसे करके ना एक सोलेनॉइड मान लिया जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो और टोटल टर्न इसकी लेंथ होगी, टोटल टर्न आपके पास कैपिटल एल और रेडियस इसका आर। अब पहले तो एक रिजल्ट आपको याद दिला दे। एक रिजल्ट ये होता है कि अगर हम एक सर्कुलर लूप ले और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो और उसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करिए, तो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला सेंटर वाले पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, एक सर्कल के सेंटर पे। लेकिन अगर आप उसके एक्सिस पे दिखाते हो, सर्कल की एक्सिस पर कोई पॉइंट ले और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, सेंटर के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर, बट अगर एक्सिस पर कैलकुलेट करना हो तो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर और एक टर्म और मल्टीप्लाई होता है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको सर्कल से ज्वाइन करिए और ये थीटा एंगल पे होगा तो साइन क्यूब थीटा और मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। ये डिफरेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर अ सिंगल सर्कुलर लूप एट द सेंटर एंड फॉर अ सिंगल सर्कुलर लूप ऑन द एक्सिस। और इसमें कई सारे सर्कुलर लूप हैं, कई सारे सर्कुलर लूप हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n मानिए। अब सुनिएगा, मान लो मैं किसी रैंडम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, मैं किसी ऐसे आर्बिट्री पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, किसी भी रैंडम पॉइंट पर, किसी भी रैंडम पॉइंट पर ये टोटल लेंथ आप एल मान लो, टोटल लेंथ इज स्मॉल एल एंड लेट्स से हमको कोई एक रैंडम सा पॉइंट दिया गया जो कि बॉटम से एक्स डिस्टेंस पे, बॉटम से एक्स डिस्टेंस पे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने को दिया जा रहा है कि इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये तो ऑब्वियस है ना यार कि ये जो पॉइंट है वो इस वाले सर्कल का तो सेंटर है, बट बाकी सारे सर्कल्स के सेंटर पे तो है नहीं, बाकी सारे सर्कल्स के एक्सिस पर है वो। तो अगर हम यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड मान लो कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो जरा वर्किंग मेरे देखना, मैं वर्किंग क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं आपको? यस सर, यस सर, है ना। अब देखिएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्राइव होगी यहाँ पर। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमने क्या किया, यहां से कुछ डिस्टेंस ऊपर जा करके एक सर्कुलर लूप सेलेक्ट किया जो कि इस पॉइंट पर कोई थीटा एंगल बना रहा हो। मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, हम डायग्राम को अब आपको सिंपल वे में करके दिखाते हैं पूरा। कुछ ऐसे है, करंट इसमें कुछ आई गया मान लिया, और हमने कोई आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पर चूज किया हुआ है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कोई भी रैंडम पॉइंट। और साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन दे दे, एक इंफॉर्मेशन ये है कि जो सोलेनॉइड की एक्सिस बनेगी उस एक्सिस से बिल्कुल पहला वाला जो सबसे फर्स्ट कॉइल होगी, पहली टर्म, पहली वाली, वो उस पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, पहला वाला टर्म इस पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है ये एंगल θ1 है। और सबसे आखिरी वाला मतलब कि nth टर्म, सबसे लास्ट वाला टर्म जिसको कि nth टर्म कह रहे हैं, वो इस पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है ये एंगल θ2 है। मान लीजिए पहला वाला θ1, आखिरी वाला θ2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? डायग्राम दिख तो रहा है सर? पहला वाला टर्म, हाँ ठीक। अब हमने क्या किया, हमने कोई एक
रैंडम लूप लिया, कोई एक आर्बिट्री लूप लिया हमने, और वो आर्बिट्री लूप यहां पर थीटा एंगल बना रहा है। कोई एक आर्बिट्री लूप ले लो जो इस पॉइंट पर थीटा एंगल बनाए, तो इस आर्बिट लूप की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जो मैंने ये आर्बिट्री लूप लिया हुआ है जो कि इस पॉइंट पर थीटा एंगल बना रहा है टोटल, और ये रिजल्ट हमारे सामने है। तो इस हिसाब से ये जो आर्बिट्री लूप है मेकिंग थीटा एंगल, इसका मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट अगर कैलकुलेट करेंगे उस रिजल्ट के हिसाब से, तो वो बनेगा म्यू नॉट आई ओवर 2r साइन क्यूब थीटा। कोई दिक्कत हो तो बता देना इसमें। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है इस आर्बिट्री लूप का, चलेगा ये? यस सर। यस सर। ठीक। अब हमने इस आर्बिट्री लूप से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे गए। इस आर्बिट्री लूप से मान लीजिए ये जो आर्बिट्री लूप था वो इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे लिया था मैंने। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था उससे x डिस्टेंस पर मेरा ये आर्बिट्री लूप था, और उससे हम dx डिस्टेंस और आगे चलेंगे, dx डिस्टेंस और आगे। और इस dx डिस्टेंस, ये जो dx लेंथ होगी, इसके अंदर जितने भी टर्न्स होंगे, जितने भी टर्न dx लेंथ के अंदर होंगे, वो ऑलमोस्ट सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। भाई ये वाला पॉइंट अगर मेरे इस लूप से x डिस्टेंस पे है और इससे dx लेंथ आगे गए, तो जो नंबर ऑफ टर्न dx लेंथ के अंदर होंगे, जितने टर्न्स dx लेंथ के अंदर होंगे, उन सभी टर्न्स की वजह से यहां पर लगभग सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यस सर। ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाय द आर्बिट्री लूप है। अगर मुझे ये पता करना हो कि इस dx लेंथ में जितने टर्न हैं उन सब का मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पर कितना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्न जो कि dx लेंथ के अंदर बनेंगे, और वो टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू dx। ओके है ये चीज? यस सर। देखो कोई दिक्कत पूछो अभी। ठीक है? यस सर। चलिए, तो ये dx पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई। अब पूरे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए नेचुरली इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो डिपेंड करता है कि आप इंटीग्रेशन में अपना वेरिएबल क्या रखते हो, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है उसके हिसाब से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड होगी। और हम ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन आसान होते हैं अलजेब्रा के कंपेयर में। तो हम dx को रिप्लेस करने जा रहे हैं। कैसे? ये लेंथ आपका x है, ये लेंथ x है, रेडियस r है, रेडियस r और ये x और ये थीटा। तो tan ऑफ थीटा इज r डिवाइडेड बाई x। tan थीटा इज r बाई x। दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा। तो यहां से आप dx फाइंड कर सकते हो। यहां से dx की वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से dx की वैल्यू आएगी -r कोसेक स्क्वायर थीटा और साथ में d थीटा आएगा। यस सर। ठीक। अब हम इसे dx को रिप्लेस करेंगे। तो ये जो dx है इसको रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह -r कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमारा इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लिमिट थीटा के हिसाब से चलेगी, और थीटा के हिसाब से लिमिट्स रखेंगे तो वो लिमिट्स क्या बनेंगी अगर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा रखना चाहते हैं लिमिट्स को। तो पहला टर्न और आखिरी टर्न देखो आप, फर्स्ट टर्न और लास्ट टर्न के एंगल्स देखते हैं। तो θ1 एंड θ2। हालांकि ये इंटीग्रेशन आसान है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे ना
तो काफी कुछ कैंसिल हो जाता है इसके अंदर से, और रिजल्ट क्या था देखिएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2l कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, एक साइन बचेगा आपके पास, मतलब माइनस साइन थीटा डी थीटा बचेगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा ये, यस सर। और कॉस थीटा के लिमिट्स रखेंगे, कॉस थीटा के लिमिट्स यहाँ रखेंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आएगा कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। चेक कर लो बच्चे, अगर गड़बड़ हो तो बता दीजिए। सर ये थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट्स नहीं समझ में आई। एक मिनट, लिमिट्स में हमसे ही गलती होगी। थीटा 1 देखो, देखो थीटा एंगल क्या डिनोट कर रहा है यार, थीटा एंगल जो है यहाँ पर, जो थीटा एंगल है वो डिनोट कर रहा है कि ये आपका आर्बिट्री लूप, ये जो आपने लूप लिया था, ये इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है उसको थीटा कह रहे थे, आर्बिट्री लूप। लिमिट्स का मतलब होता है पहला और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट। तो सबसे पहला वाला लूप आप अलग से डायग्राम में दिखाता हूं, सबसे फर्स्ट लूप और सबसे लास्ट वाला लूप, और बीच में एक रैंडम लूप लिया था मैंने। तो जो रैंडम वाला लूप था वो थीटा एंगल पे था, जिसको मैंने आर्बिट्री लूप कहा था, ये थीटा पे था, और यही वेरिएबल है। तो इसके लिमिट कैसे देखी जाएगी, सबसे पहले आप पहला टर्म देखो कि अगर हम पहले टर्म को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो कितने एंगल पर है वो, पहला टर्म आपका इस पॉइंट से कितने एंगल पर, वो है थीटा 1, तो वो आपकी लोअर लिमिट हो गई। एक एक करके बता दो, ये लोअर लिमिट समझ में आया आपको कि नहीं? यस सर। ये मेरा आर्बिट्री लूप था, आर्बिट्री लूप वो थीटा एंगल पे था। फर्स्ट और लास्ट वाले को देखेंगे लिमिट्स रखने के लिए, तो पहले वाले का एंगल थीटा 1, तो हमने एक लिमिट रखी थीटा 1 की। अब आखिरी वाला, आखिरी वाले में थोड़ी सी यहाँ पर एरर हुई है, बिकॉज आखिरी वाले का जो एंगल थीटा 2 है ना, वो हम इसी साइड से देखेंगे, इस साइड से वो कितने एंगल पर है, जो आखिरी वाला टर्म है वो इस तरफ से कितने एंगल पर है, क्योंकि हमारा थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम सारे एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। ये थीटा हमने क्लॉकवाइज लिया, थीटा 1 क्लॉकवाइज लिया, तो आखिरी वाले का एंगल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये एंगल देखेंगे और इधर से थीटा 2 एंगल बन रहा हो, तो ये पाई माइनस थीटा 2, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर, यहाँ पाई माइनस थीटा 2 करना होगा लिमिट्स रखने के लिए। तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, अगर हम पाई माइनस थीटा 2 रखेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा उसमें। ये मेरे ख्याल से कॉस थीटा 2 एंड प्लस कॉस थीटा 1 बन जाएगा कुछ, और साथ में एक माइनस साइन भी आ जाएगा। तो अगर हम मॉडुलस की बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुल मिलाकर के ये बनेगा। इसको जनरलाइज फॉर्मूला सोलेनोइड पे कह सकते हो, जनरलाइज फॉर्मेट। अब अगर इसमें हम सोलेनोइड की लेंथ को काफी बड़ा मान लें, लेंथ बहुत बड़ी लेंथ है, लेंथ वेरी लार्ज, तो आप खुद देखेंगे कॉस थीटा 1, कॉस ऑफ थीटा 1 की वैल्यू, यहां पर रेडियस आर है, ये रेडियस आर है मान लीजिए, तो और ये कुछ लेंथ होगी, तो अगर ये लेंथ बहुत ज्यादा होने लगेगी, बहुत बड़ी लेंथ होगी, तो ये आप गैस कर सकते हो कि थीटा 1 0 को टेंड करेगा, और अगर इधर वाली लेंथ भी बहुत बड़ी कर देंगे तो थीटा 2 भी 0 को टेंड करेगा। आप नोटिस करो ना, अगर सोलेनोइड का रेडियस कम हो और लेंथ बहुत ज्यादा हो, तो किसी भी पॉइंट को जब उसके एंड पॉइंट से आप मिलाओगे और एक्सिस के साथ उसका एंगल देखोगे, तो रेडियस कम करने पर और लेंथ ज्यादा करने पर
ये एंगल 0 को टेंड करेगा और इधर वाला एंगल भी 0 को टेंड करेगा। ये दोनों एंगल्स 0 को टेंड करेंगे अगर लेंथ बहुत बड़ी हो, रेडियस काफी छोटा हो। और अगर ये 0 को टेंड करेंगे तो cos 0 एंड cos 0 यानी 1 + 1, cos 0 cos 0 1 + 1 2, ये वाला 2 कैंसिल। और उस केस में जो आपका आंसर बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो आ जाएगा μ0 I, और कैपिटल N/L को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, विच इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसीलिए कहा जाता है कि इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए ये आंसर μ0 Ni का। बट अगर हम सोलेनॉइड की लेंथ बहुत छोटी कर दें, यानी रेडियस बड़ी हो लेकिन लेंथ काफी छोटी हो जाए, ऑलमोस्ट 0 लेंथ कर दे इसकी, ये वाला पॉइंट पकड़ पाए कि नहीं यार? यस सर। यस सर। अब देखिएगा, यहां पर फोकस करना होगा थोड़ा, यहां पर फोकस करना होगा। मान लीजिए कि ये जो θ1 और ये θ2 है, आप खुद बताओ अगर हम सोलेनॉइड को कंप्रेस करते जाए, सोलेनॉइड को छोटा करते जाए, तो ये दोनों एंगल्स कहां पर अप्रोच कर जाएंगे? देखिएगा, एंगल्स की जो अप्रोचिंग वैल्यूज बनेगी अगर हम इसको टेंडिंग टू 0 करें, π/2 90 दोनों लगभग π/2 को टेंड करेंगे। और cos θ1 को हम लिखेंगे क्या? एक बार देखो, cos ऑफ θ1 अगर हम लिख रहे ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये इसकी बेस लेंथ मान लिया L1 अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज वाला पोर्शन, ये जो कि √(L1² + R²), और cos θ2 अगर इधर L2 लेंथ, ये लेंथ है L2 मान लें, तो cos ऑफ θ2 L2 डिवाइडेड बाय √(L2² + R²), सिंपल सा लॉजिक। और अगर हम L1 L2 को टेंडिंग टू 0 रखते, L1 L2 टेंडिंग टू 0, मतलब ऑलमोस्ट 0 लेंथ का, उसको ही आप नाम दे रहे हो प्लेन कॉइल। प्लेन कॉइल उसी को नाम दे रहे हैं, मतलब ये सारे टर्न काफी क्लोज आ गए। तो वो वाला केस जो आपसे डिस्कस हो रहा था ना अभी आपका, व्हेन ऑल द टर्न्स आर वेरी क्लोज, तो वहां पर जो आंसर बन रहा है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बन रहा है हमारा। जो हमने पढ़ा था, अच्छा मैं बेसिकली ये आपको बताने जा रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड μ0 स्मॉल Ni लॉन्ग सोलेनॉइड का है, वो अल्टीमेटली आया तो इसी रिजल्ट से है। इसी रिजल्ट में दोनों को 1-1 करके ये रिजल्ट आया। और ये रिजल्ट कैसे आ रहा है? बाय इंटीग्रेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल द टर्न्स। तो लॉन्ग सोलेनॉइड का जो भी आपने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन बाय ऑल टर्न डेरिवेशन में ले चुके हो आप। डिराइव करते वक्त हम सबके टर्न के मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में हम फिर से नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी सबके कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जो दूसरा वाला केस है, जब ये लेंथ काफी 0 हो जाती है, मतलब सारे टर्न काफी क्लोज आ गए, तो वहां पर थोड़ा सा रिजल्ट अलग है। वहां पर रिजल्ट अलग है, वो फॉर्मूले से आएगा भी नहीं, बिकॉज फॉर्मूले से नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि लेंथ टेंडिंग टू 0 करने पर यहां भी cos 90 और यहां पर भी cos 90, तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। और लेंथ टेंडिंग टू 0, तो इट विल बी 0/0 फॉर्म, तो वो यहां से नहीं आएगा। 0 लेंथ करने पर हम कंसेप्ट ये लगा रहे हैं कि किसी एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली और वो सेंटर वाले फॉर्मूले से, और उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ये जो अभी हमने यूज किया था थोड़ी देर पहले, वो ये कंसेप्ट है। अभी कुछ क्लियर हुआ है या अभी भी डाउट है उस पर, सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक में? यस सर। हो गया ना कि प्लेन कॉइल के लिए अलग डेरिवेशन है, सोलेनॉइड के अलग डेरिवेशन है, और इनफाइनाइट सोलेनॉइड की डेरिवेशन नॉर्मल सोलेनॉइड के डेरिवेशन से ही आता है, जिसमें ऑलरेडी सब कुछ कंसीडर है।
सर नेगेटिव साइन का क्या रोल है उसमें? वो नेगेटिव किसी मैथमेटिकल एरर से आया होगा, वो रीचेक कर लेंगे। वो नेगेटिव आता नहीं है एक्चुअली, कोई चीज हमसे मिस हुई होगी, है ना, वो उसकी वजह से आया है, वो नेगेटिव आता नहीं है रिजल्ट में। खैर वापस आओ यार। सोलेनॉइड और प्लेन कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस के बाद तीसरा जो कि कॉमन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है, जैसे हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं वैसे इसके अंदर भी कई तरीके के सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू लार्ज पैरेलल शीट्स, दो लार्ज पैरेलल शीट्स का सेल्फ इंडक्टेंस। ये दो सरफेसेस है पैरेलल, इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरफ दिया गया है और इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट दी गई है। इसको हम कैपेसिटर से कंपेयर करेंगे, जैसे दो पैरेलल प्लेट्स पे एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, वैसे एक में पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट एक में नेगेटिव डायरेक्शन में करंट, और इनके बीच का सेपरेशन d, और डायमेंशनली ये l और ये b, l एंड b। तो इनकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, सिस्टम की सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का जो डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन, इट सेज दैट इट इज द फ्लक्स डिवाइडेड बाय द करंट। और फ्लक्स हमेशा किसी लूप के लिए डिफाइंड है या किसी सरफेस के लिए डिफाइंड है। फ्लक्स डिफाइंड फॉर अ सरफेस, यहां पर वो कौन सा सरफेस होगा जिसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा, सरफेस फॉर विच द फ्लक्स विल बी कैलकुलेटेड। और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। इनफाइनाइट सरफेसेस हैं, इनफाइनाइट सरफेसेस के मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर लॉ वाले चैप्टर में, मतलब मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े जा चुके हैं, और उनके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इनटू k डिवाइडेड बाय 2। इनफाइनाइट सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट k बाय 2, वेयर k इज द करंट पर यूनिट विड्थ, जो कि यहां पर करंट पर यूनिट विड्थ निकालेंगे तो I डिवाइडेड बाय b, ये हमारे लिए k की वैल्यू। तो इससे हम निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बाय वन सरफेस कितना आएगा, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब इनका निकालोगे तो उसका डायरेक्शन बायट-सेवर्ट लॉ से निकालना होगा मुझे। और अगर हम इनके बीच में किसी पॉइंट पर है, आप में से कोई बता पाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा क्यूबॉइडिकल शेप देना चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायमेंशन के पैरेलल जाएगा इसमें से? मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू बी, पैरेलल टू एल, या पैरेलल टू डी? पैरेलल टू बी। बी, राइट, क्योंकि बायट-सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड डीएल क्रॉस आर से डिफाइन किया गया है, एंड डीएल मींस करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट और पोजीशन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो करंट एल के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड एल के परपेंडिकुलर होगा। पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन डी के पैरेलल है तो उसके भी परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड डी और एल दोनों के परपेंडिकुलर अगर है तो वो फिर पैरेलल टू बी होगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ड्रॉ की जाएगी वो इस वाली एज बी के बिल्कुल पैरेलल, यानी अंदर की तरफ ऐसे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इस बी के पैरेलल। तो यहां फ्लक्स कौन से एरिया का बनेगा, आप देखो ना, कौन सा एरिया ऐसा है जिसके लिए फ्लक्स बनेगा इसमें? मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन से सरफेस को पेनिट्रेट कर रहे हैं यहां पर? तो नेचुरली वो इस वाले सरफेस को पेनिट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है। और ये जो सरफेस बनेगा ये डी और ये एल, एरिया ऑफ दिस सरफेस डी मल्टीप्लाइड बाय एल।
और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट K/2 यानी कि I/2B और डिवाइडेड बाय I, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 LD/B, ये बनेगा पैरेलल फेज के केस में। भाई फ्लक्स हम ऑब्वियसली उसी सरफेस का निकाल सकते हैं जिस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर रही हो, जिस सरफेस को आर पार जा रही है, तो वो सिर्फ यही सरफेस है जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाएगी। उसमें उसका एरिया लिखा, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स अपॉन करंट I। हटाए इसको भाई, कि पूछना है कुछ इसमें? सर नोट कर ले रहा हूं। हाँ नोट कर ले, डाउट पूछना तो पूछ लो आप इसमें, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट हैं। सर दोनों की फील्ड एड अप नहीं हो के लिखा जाएगा। सॉरी ये मिस्टेक हुई है मुझसे, ये गलती हुई है। मैग्नेटिक फील्ड में ये 2 नहीं आएगा, सॉरी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्लेन्स जब प्रोड्यूस करेंगे ये 2 हट जाएगा, उसमें से डबल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। सर इसमें सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग क्या, मतलब एम्प्टी स्पेस में? नहीं एम्प्टी स्पेस नहीं है, एक्चुअली क्या है, देखिए एम्प्टी स्पेस नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस लूप और कॉइल का होता है, तो इसमें लूप है, वो आपको दिख नहीं रहा। एक्चुअली क्या होगा, करंट कभी भी ओपन पाथ पे तो जाएगा नहीं। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा बताऊं आपको, देखिए कुछ ऐसा किया गया होगा, अरेंजमेंट्स कुछ ऐसी रही होंगी कि हमने एक बैटरी कनेक्ट की होगी बिटवीन द 2 प्लेन्स और उन दोनों को आपस में यहां से वापस कनेक्ट भी किया होगा। तो अब क्लोज पाथ बन गया कोई, यहां से करंट गया होगा जो इस वाले प्लेन में जाएगा, और इस वाले प्लेन से वो करंट वापस ऐसे आया और दूसरे वाले प्लेन से रिटर्न होकर के और वापस बैटरी में चला गया। तो करंट एक क्लोज पाथ पे है, और उसी क्लोज पाथ का फ्लक्स भी निकाला मैंने, जिस क्लोज पाथ पे करंट है उसी का फ्लक्स निकाला है। सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा क्लोज सर्किट का होता है, बट ये ड्रॉ करके दिखाया नहीं जाता मुझे। ये मतलब ऐसा मानते हैं कि आप खुद समझ लो, अपने आप समझो इस चीज को, कि नेचुरली सोर्स ऑफ करंट भी रहा होगा कहीं ना कहीं, अपने आप तो करंट आएगी नहीं। आइए बात समझ में आपको? यस। एक और दिखा देते हैं अभी, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी यूज होता है। अब एक और, 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स, तो इसमें एक सिलेंडर मान लें ऐसे, और इसी के अराउंड एक दूसरा सिलेंडर, इसी के अराउंड। और अंदर वाले सिलेंडर से, जो अंदर वाला सिलेंडर है इसमें करंट आई ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, और बाहर वाले सिलेंडर से करंट आई वापस जा रहा है। अंदर वाले से करंट ऊपर और इससे करंट नीचे। मतलब ऐसे रेडियस वगैरह दिया हुआ है आपका, तो रेडियस इसकी a और बाहर वाली रेडियस b और ये लेंथ l। सेल्फ इंडक्टेंस पूछा इसका, तो इसमें भी एक पोर्शन ना हमको अपने आप समझना पड़ता है कि जैसे ये जो करंट यहां जा रहा है और यहां आ रहा है,
तो ये अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड होगी और कहीं ना कहीं यहां पर भी एक बैटरी, एक वायर कनेक्टेड होगा और तभी इस तरीके से करंट्स फ्लो कर सकती है। और जब ऐसे करंट फ्लो करेगी तो ये वो सर्किट हुआ जिस सर्किट के लिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। ये वो लूप हुआ जिसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने पर। बिकॉज तो अगर हमको दोनों सिलेंडर्स के बीच में, इन दो सिलेंडर्स के बीच में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वो आप कैलकुलेट करोगे बाय द एम्पियर लॉ। अगर मुझे यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो पॉइंट दोनों सिलेंडर्स के बीच में है, बिटवीन द टू सिलेंडर्स एक पॉइंट है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। सर्कुलर लूप जिसके लिए एम्पियर लॉ फॉलो होगा, और एम्पियर लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बी, और अगर हम सर्कुलर लूप बनाएंगे रेडियस आर का, तो इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एंड द करंट इनसाइड दैट सर्कुलर लूप। तो जो मेरा सर्कुलर लूप होगा वो अंदर वाले सिलेंडर को एनक्लोज करेगा, ये सिलेंडर बाहर रहेगा, तो करंट इनसाइड दिस एम्पियर सर्कुलर लूप इज कैपिटल आई। ठीक है, तो ये एम्पियर लॉ फॉलो हुआ जिसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन गई है यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि फंक्शन ऑफ आर है तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो फ्लक्स इंटीग्रेशन के थ्रू कैलकुलेट होगा। सो फ्लक्स इंटीग्रल ऑफ B into dA, that means integral of mu naught I upon a 2 pi small r, और a differential area। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड R का फंक्शन है तो डिफरेंशियल एरिया में dr आना चाहिए, तो हमने एक dr का स्ट्रिप चूज किया है यहां पर, स्ट्रिप ऑफ dr, और उसके एरिया को dA कह रहे हैं, और उसकी लेंथ L है तो L मल्टीप्लाइड बाय dr इसका एरिया। और लिमिट्स फॉर आर हमें फ्लक्स यहां से यहां तक कैलकुलेट करना है, इस करंट से इस करंट तक। तो आर की लिमिट अंदर वाले रेडियस ए से और बाहर वाले रेडियस बी तक, ये फ्लक्स आ जाएगा, और फ्लक्स को करंट से डिवाइड करके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी। तो डिफिकल्ट इसलिए हुआ कि पहले एम्पियर लॉ यूज करना पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, फिर हमें वो सर्किट आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है जिसके लिए फ्लक्स चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पियर लॉ, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लूप फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग द फ्लक्स वैल्यू, एंड थर्ड सेल्फ इंडक्टेंस की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय द करंट। तो तीन कंसेप्ट लगे इसमें, एम्पियर लॉ, फ्लक्स का कंसेप्ट और डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सर इसमें जो अपोजिट साइड से करंट जा रहा है सर उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड में? नहीं, एम्पियर लॉ एक बार बता दूं आपको, गॉस लॉ और एम्पियर लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं सर।
आपको तब भी हमने कहा था, एम्पियर लॉ के टाइम पर भी कहा था कि आप एम्पियर लॉ लगाते समय राइट हैंड साइड पर करंट इनसाइड लूप रखते हो, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होती है वो रिजल्टेंट ही आती है, कंबाइंड ही आता है। ये गॉस लॉ में भी मैंने कहा है और एम्पियर लॉ में भी ये बात कही है। ये जितने भी लॉ है ना आपके, चाहे वो बायट-सावर्ट लॉ हो, गॉस लॉ हो, एम्पियर, ये सब रिजल्टेंट फील्ड बताते हैं, इंडिविजुअल नहीं बताते कोई भी। हटाएं इसको। यस यस सर। सर। चलो, ये हो गए कुछ कैलकुलेशन सेल्फ इंडक्टेंस के। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस आप सबको पता है कि सर्किट्स में जब डिनोट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इन द सर्किट। अब इसके ऊपर आते हैं। तो पहली बात तो सेल्फ इंडक्टेंस को आप हमेशा स्प्रिंग से डिनोट कर देते हो ऐसे, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को। और दूसरा, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस कराते हैं, ईएमएफ, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, दैट ईएमएफ इज माइनस ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय डीआई ओवर डीटी, माइनस एल डीआई बाय डीटी फॉर द ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। फ्राइडेज लॉ से ही आ रहा है, बिकॉज ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी है और फ्लक्स को एल इंटू आई लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय आई। तो यहीं से आपका बन जाता है माइनस एल डी आई बाई डी टी बन जाता है ईएमएफ की वैल्यू। और अगर हमारे इंडक्टेंस के दो टर्मिनल्स ए और बी हो, दो टर्मिनल्स ए और बी, और करंट मान लिया ए से बी जा रहा है, करंट की वैल्यू ए से बी फ्लो हो रही हो, तो ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होगा। और ईएमएफ का जो ये फॉर्मूला है माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी का जो फॉर्मूला है, नेचुरली ये माइनस साइन एक बार फिर लेंज लॉ की वजह से। तो पोटेंशियल ए पर ज्यादा होगा या फिर पोटेंशियल बी पर ज्यादा होगा, ये कैसे पता लगाएं? तो वो डिपेंड करेगा, ये चीजें डिपेंड करती है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो नेचर वाइज कैसा है। मतलब अगर करंट हमारा इंक्रीजिंग नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का, और ये ए और बी टर्मिनल्स, तो इस केस में कहा जाता है कि पोटेंशियल ऑफ ए इज मोर देन द पोटेंशियल ऑफ बी। मतलब जहां से करंट आएगा वो ज्यादा होगा। और अगर इसी इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो वो डिक्रीजिंग नेचर का हो, करंट की वैल्यू डिक्रीज करते हुए जा रही हो टाइम के साथ, तो फिर पोटेंशियल ऑफ ए इज कॉल्ड टू बी लेस देन द पोटेंशियल ऑफ बी। इंक्रीजिंग तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पर, और डिक्रीजिंग तो बाद वाला पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पर। ये इसके पोलैरिटी का रूल ध्यान रखिएगा। इंक्रीजिंग करंट में करंट की जो डायरेक्शन है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप करता है, पोटेंशियल ड्रॉप है यहां पर। बिकॉज यहां पर ज्यादा पोटेंशियल है, यहां पर कम पोटेंशियल है, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और इसमें करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल राइज हो रहा है। और हम इसको ऐसे याद रखते हैं, करंट और वोल्टेज में अपोजिट नेचर है। जब करंट राइज कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, और जब करंट ड्रॉप हो रहा है तो पोटेंशियल राइज कर रहा है, उल्टा चलते हुए, अपोजिट बिहेवियर है। ये पता कैसे चलेगा ऐसा हो रहा है?
इससे एक्चुअली ईएमएफ जो है वो माइनस डीआई पे डिपेंड करता है। माइनस, अगर इस माइनस को हम यहां लेके जाए तो ये माइनस ऑफ डीआई, और डीआई इज द चेंज ऑफ करंट, डीआई इज चेंज ऑफ करंट। तो अगर करंट का चेंज पॉजिटिव है, करंट में पॉजिटिव चेंज आएगा तो ईएमएफ में एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब पोटेंशियल में नेगेटिव चेंज आएगा। और अगर करंट का चेंज नेगेटिव, और करंट में पॉजिटिव चेंज कब आएगा? पॉजिटिव चेंज ऑफ करंट जब वो इंक्रीज करे। तो जब डीआई पॉजिटिव तो ईएमएफ में माइनस साइन, यानी कि पोटेंशियल को ड्रॉप करके दिखाना है। और जब करंट डिक्रीज करेगा यानी कि डीआई नेगेटिव वैल्यू, डीआई नेगेटिव वैल्यू, तो साथ में ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव करेगा, ईएमएफ, दैट मींस की पोटेंशियल राइज कर जाएगी। उल्टा हो रहा है ये चीज। सर ये जो ईएमएफ है सर, ये वही है ना, मतलब अगर करंट जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस हो रहा है। हाँ 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 बिल्कुल है, उसको भी समझा दे रहे हैं। एक मिनट, इसका एप्लीकेशन दिखा देना, न्यूमेरिकल कैसे करना है वो देखिए आप। न्यूमेरिकल कैसे करना है वो समझते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या मेरे पास, देखो, चाहे ये सर्किट हो चाहे ये सर्किट हो, एक बार ध्यान से देखिए। अगर मुझे VA माइनस VB लिखना है, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है मुझे, तो पहले वाले केस में पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर VA की वैल्यू ज्यादा है पोटेंशियल B से, तो फर्स्ट केस में अगर मुझे VA माइनस VB लिखना हो तो नेचुरली ये पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो इट शुड बी ओनली L DI ओवर DT। अब इसमें माइनस नहीं लगा रहे, मतलब ये दो चीजें कंफ्यूज कर रही है, ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग है, ये दोनों बातें कंफ्यूजिंग है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूं मैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप कैसे? किसी भी इंडक्टर में अगर कोई करंट I फ्लो हो रहा हो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, A से B की तरफ अगर कोई करंट जाए, तो ये आप न्यूमेरिकल्स में सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली। वो थ्योरी के लिए था, न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ इतना काम, दैट VA माइनस VB इज ऑलवेज L DI by DT। लेकिन फिर एक काम करेंगे, एक काम ये करेंगे कि DI by DT विथ साइन रख देंगे, विथ साइन। तो ऑटोमेटिकली जब करंट इंक्रीज कर रहा होगा, DI by DT पॉजिटिव होगा, VA माइनस VB पॉजिटिव होगा, तो VA VB से बड़ा हो जाएगा, पहला केस आ जाएगा। और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो DI by DT नेगेटिव, राइट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यू जब आएगी तो ऑटोमेटिकली ये बात क्लियर हो जाएगी कि पोटेंशियल A पर कम है और B पर ज्यादा है, मतलब कि सेकंड वाला केस बन जाएगा। तो अब हम न्यूमेरिकल करने के लिए ये दोनों अलग अलग याद ही रखेंगे। आप न्यूमेरिकल में सिर्फ ये याद रखिए कि करंट अगर पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ चले तो पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B विल ऑलवेज बी L DI by DT। ध्यान दे रहा है यहाँ, अब माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस साइन यूज नहीं किया मैंने, लेकिन DI by DT को विथ साइन रखने की बात कर रहा हूं। मतलब ये, फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है मान लीजिए, और एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस 4 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू 2 हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 फैरेड। बहुत बड़ा कैपेसिटेंस है बट अभी यूनिट्स पर ध्यान नहीं दे रहे। और सपोज इसमें एक करंट फ्लो कर रहा हो I, वैल्यू ऑफ करंट, और वो है 2 टाइम्स ऑफ t माइनस t स्क्वायर, मतलब करंट फंक्शन ऑफ टाइम 2 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। और कैपेसिटर पे कोई चार्ज है मान लीजिए प्लस माइनस का,
और चार्ज का भी अपना कुछ फंक्शन है, मान लो चार्ज की वैल्यू 4 इंटू टी, चार्ज इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। और ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। अब आपसे कहा जाए कि P और Q के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, व्हाट इज Vp माइनस VQ। और सपोज ये आपको निकालना है एट टाइम t इक्वल टू हाफ सेकेंड्स, t इक्वल टू हाफ सेकेंड्स पर Vp माइनस VQ की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे ना, पॉइंट P से यहां तक आप इसको कोई नाम दे दो M और इसको कोई नाम दे दे N। तो Vp माइनस VQ लिखेंगे Vp माइनस Vm प्लस Vm माइनस Vn और प्लस Vn माइनस VQ। पहला वाला टर्म P और M के बीच में, तो P और M के बीच में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, I इंटू R। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर प्लस दूसरा Vm माइनस Vn, Vm माइनस Vn। डायरेक्शन ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, करंट राइट साइड जा रहा है, सो Vm माइनस Vn, अब ये लगाओगे L इंटू डी आई बाई डी टी। तो दैट इज L मीन्स 2 और डी आई बाई डी टी, डी आई अपॉन डी टी। और वो जैसा आए वैसा रख दो आप, डी आई बाई डी टी की वैल्यू आएगी 2 माइनस 2t प्लस N और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस Q डिवाइडेड बाय C। अब आपका जो आंसर है इसमें रखिए, आपको t इक्वल टू हाफ पर निकालना है, हाफ पर निकालिए, t इक्वल टू 4 पे निकालना है, 4 पे निकालिए। यहां ऑटोमेटिकली साइन एडजस्ट होता रहेगा, यहां पर साइन अपने आप एडजस्ट होता रहेगा, प्लस माइनस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं जब आप इस कंसेप्ट को लगाते हो। आई यार ये बात समझ में आई आप लोग को, यहाँ पर जो लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह कैसे निकालना है? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि करंट A से B होना चाहिए, मतलब VA माइनस VB का मतलब करंट शुड बी फ्रॉम A टू B। तो न्यूमेरिकल करने के लिए ये मोर देन सफिशिएंट। कोई भी क्वेश्चन करना है आपको इससे कर सकते हो। सर एक डाउट, पूछिए। सर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। हाँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी क्रिएट करेगी, वो पहली वाली को एनहांस करेगी कि अपोज? देखिए वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही तो इंड्यूस ईएमएफ से पढ़ रहे हो आप। इंड्यूस ईएमएफ मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो अपोज ही करेगा पहले वाले। देखिए किसको अपोज कर रहे हो? अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, एक बार पहले समझते हैं यार, ये करंट को अपोज कर रहा है या करंट के चेंजेस को अपोज कर रहा है? चेंज। तो और ओम्स लॉ में करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो अगर कहीं पर करंट होगा तो करंट डेंसिटी भी होगा। अगर करंट बढ़ रहा है, आपसे कहा जाए कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो करंट तभी इंक्रीज होगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे आप। यस सर। तो हो गया टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब यहां पर करंट इंड्यूस हो जाएगी। और जो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऑब्वियसली, बिकॉज पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो इंड्यूस ईएमएफ की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। यस सर। बट मैं फिर कहूंगा आप कंफ्यूज कर जाएंगे, न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज कर जाएंगे, सभी लोग कंफ्यूज कर जाओगे। तो इससे बेटर है कि हम सिर्फ एक बात अपने को ध्यान में रखेंगे, ये वाली इंडक्टर के सर्किट्स में आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखो
क्वेश्चंस नहीं खराब होंगे हमारे, न्यूमेरिकल्स कभी नहीं गलत। सर्किट सॉल्व करना है ना मेरे को, तो सर्किट सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट ही रहेगा आपका। तो अब आप एलआर सर्किट्स पे चले अगर, और पहले हम इसमें ग्रोथ की बात करेंगे, ग्रोथ ऑफ करंट की। क्या इक्वेशन बनेगी देखो आप, स्विच बंद करने के बाद करंट की इक्वेशन। अब मैथमेटिकल आ गया एलआर सर्किट में, इक्वेशन ऑफ करंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले जब ये स्विच ओपन है तो उस टाइम पर कोई करंट नहीं है, जीरो करंट। ओपन स्विच, नो करंट। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चंस में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जब स्विच ओपन था तब करंट था या नहीं था। मतलब इसको ये भी कहा जाता है कि टाइम t इक्वल टू 0, करंट I इक्वल टू 0। अब जब स्विच बंद करेंगे उसके बाद, स्विच बंद करने के बाद वाली करंट निकालिए, तो t सेकेंड्स आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। तो उस टाइम पर क्या करेंगे, जब ये स्विच बंद कर देंगे और मान लिया यहां से कोई करंट आई फ्लो कर रहा होगा, ये करंट यहां जाएगा, फिर इसके बाद इधर जाएगा, फिर इधर आए, फिर वापस आए। तो यहां पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे, अगर आप करंट के साथ साथ चलो, करंट के साथ साथ चलिएगा, जो भी करंट का डायरेक्शन है उसके साथ चलना है, ये नियम ध्यान रखो। करंट के साथ चलिए, जब करंट के साथ चलेंगे तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे I इंटू आर। करंट के साथ चलेंगे तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे प्लस L डी आई बाई डी टी। और करंट के ही साथ चल रहा है, मतलब जिस तरफ करंट है उसके साथ साथ चलते रहिए, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस माइनस V एंड टोटल वैल्यू 0। ये दोनों I सेम है, स्मॉल I कैपिटल I एक ही है। बाकी इसको यार कैलकुलस लगाओगे तो थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं इसमें कैलकुलस में। हम इसका रिजल्ट डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने के बाद ये रिजल्ट आता है I इक्वल टू V अपॉन R और ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय सम टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू L बाई R के फॉर्म में, वो यहीं से इंटीग्रेट होके आता है आंसर। और इसको ग्राफिकली देखेंगे अगर, तो ये वही ग्राफ था जो लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। तो फाइनली करंट V बाई आर की ही आएगी, अल्टीमेटली करंट V अपॉन आर ही पहुंचेगा। वो यहां से भी देख सकते हैं, टाइम को टाइम t इनफाइनाइट रखते हैं, टाइम t इनफाइनाइट, तो करंट की वैल्यू V बाई आर ही पहुंचेगी। इंडक्टेंस ने सिर्फ वहां का टाइम डिले किया है, इसका काम होता है डिले करने का, करंट को डिले कर दिया जाए। और इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट जब चैप्टर पढ़ते हो आप, तो इंडक्टर में हमेशा ये बताया जाता है कि करंट लैग करता है। ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में, कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है, लेकिन इंडक्टर के टाइम पर हमेशा ये बताया जाता है कि करंट वोल्टेज से लैग कर रहा होता है। तो लैगिंग करंट का मतलब यही है, क्योंकि ये करंट की चेंज को पसंद नहीं कर रहा, करंट की ग्रोथ इसको पसंद नहीं है, उसको ही अपोज कर रहे हो आप।
सो डायरेक्टली क्वेश्चन करने के लिए ये इक्वेशन लगाओगे V/R × 1 माइनस इतना, और अगर इंडक्टेंस ज्यादा है या कम है तो वो पहले समझा चुका हूं आपको। इंडक्टेंस ज्यादा होने पर ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, इंडक्टेंस कम होने पर ये ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जाएगा V/R तक ही। ग्राफ अल्टीमेटली V/R तक ही पहुंचेगा। मतलब फाइनल वैल्यू V/R इंडिपेंडेंट ऑफ L, इंडिपेंडेंट ऑफ L। हाँ, ग्राफ की स्लोप डिपेंड करती है इसकी L के ऊपर। और जब करंट की वैल्यू इसमें जाएगी तो एक और पॉइंट आपसे पूछा जाता है, यहां पर और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो किस तरीके से वैरी कर रहे होंगे। पोटेंशियल डिफरेंसेस कैसे वैरी करेंगे आप? तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस वो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस I × R, that is simply V1 minus e to the power minus t upon time constant। और इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जो ये है L × di/dt, दिस इज इंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस। और I अगर ये है तो L di/dt भी निकाल सकते हैं, या फिर L di/dt को हम लिख सकते हैं V minus IR। तो अगर हम करंट और इंडक्टर के वोल्टेज के बीच में ग्राफ देखेंगे ना, करंट में और इंडक्टर के वोल्टेज के बीच का ग्राफ, कुछ ऐसा, करंट और इंडक्टर के वोल्टेज के बीच का ग्राफ देखेंगे तो करंट ग्रोथ कर रहा है, करंट की वैल्यू राइज कर रही है, लेकिन जितना ज्यादा करंट ग्रो करेगा इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ये डिके हो रहा है, ये फॉल कर रहा है। मतलब जब करंट जीरो था, करंट जब जीरो था तो इंडक्टर का वोल्टेज V था, और जैसे जैसे करंट बढ़ता गया इंडक्टर का वोल्टेज कम होता गया और अल्टीमेटली जीरो पर आ गया। और ये तब हुआ जब करंट I की वैल्यू V/R के बराबर है, जो अल्टीमेट करंट है, अल्टीमेटली करंट V/R। मतलब यहां पर करंट बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जा रहा है। जबकि अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो रेजिस्टेंस के केस में अगर मैं यहीं पर उसका भी ग्राफ दिखाऊं रेजिस्टेंस का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओम्स लॉ। करंट की ग्रोथ होगी, रेजिस्टेंस के वोल्टेज की भी ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ करते 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 V तक पहुंच जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ VR, जो 0 से कैपिटल V तक जाएगा। तो करंट इंक्रीज हो रहा है, यहां पर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, यहां पर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर स्टार्टिंग में और मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर सबसे लास्ट में। और ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम भी आया है जब दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। एक ऐसी टाइम आएगी जब यहां और यहां सेम वोल्टेजेस होंगे। और क्योंकि ग्राफ लीनियर है
तो आप ये पता लगा सकते हो कि ये कौन सा करंट होगा, कौन से करंट पर एट विच करंट वोल्टेजेस आर इक्वल। लीनियर ग्राफ है ये। क्या ये कह सकते हैं कि जब करंट की वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0, करंट वॉज 0 एट सम टाइम, मुझे पता नहीं वो टाइम कितना होगा, बट कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि करंट की वैल्यू v/2r होगी, और फिर t जब इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा तो करंट की वैल्यू v/r। इस वाले इंटरवल में किसका वोल्टेज ज्यादा होगा? I इक्वल टू v/2r, I इक्वल टू v/2r, वो ये वाला पॉइंट है। इंडक्टर v/2r वो करंट है जब दोनों के सेम वोल्टेज। एट दिस पॉइंट वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम एज द वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, बट उसके पहले, उस करंट से पहले इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर है, यानी इस इंटरवल में इंडक्टर का वोल्टेज रेजिस्टेंस के वोल्टेज से ज्यादा है, लेकिन इसके बाद रेजिस्टेंस की वोल्टेज इंडक्टर के वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है। इतनी प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान रखोगे तो मेंस वाला क्वेश्चन तो खाली प्रॉपर्टीज के बेस पे हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते। नंबर 1, करंट इंक्रीज हो रही है 0 से v/r तक, 0 से v/r तक करंट इंक्रीज हो रहा है। यहां का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है 0 से v तक, यहां का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है v से 0 तक, और बीच में एक ऐसा टाइम है जब ये दोनों वोल्टेजेस बराबर, और वो टाइम करंट v/2r पे है। अब ये टाइम निकाला जा सकता है, ये टाइम भी निकाल सकते हैं कितना होगा। क्योंकि इक्वेशन ऑफ करंट इज v/r 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, ये इक्वेशन ऑफ करंट। तो इफ करंट इज v/2r, तो I को रख देंगे v/2r, और फिर दोनों साइड जब सॉल्व करेंगे, कैंसिल वैंसिल करके जब सॉल्व करेंगे, तो ये टाइम आता है टाउ ln2, उसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। हटा दें इसको भी। यस सर। आप इक्वेशन ऑफ करंट ध्यान रखना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके आंसर यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ करंट के ऊपर। नाउ डिके ऑफ करंट्स पे जाएंगे। डिके ऑफ करंट, फॉर एग्जांपल कोई इंडक्टर है जिसमें ऑलरेडी सम करंट है, कुछ करंट पहले से ही चल रही, मान लो आई नॉट करंट पहले से ही है, और इसको किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया। इंडक्टर विथ सम करंट और कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस, डिके ऑफ करंट। इंडक्टर विथ सम करंट कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस। तो ये डायग्राम आपका टाइम t इक्वल टू 0 पर है। टाइम t इक्वल टू 0 जब कहा जाता है कि स्विच को बंद करना है, और उसके बाद करंट की क्या इक्वेशन आएगी वो लिखना है आपको, इक्वेशन ऑफ करंट। तो t सेकेंड्स आफ्टर जब स्विच बंद होगा उसके t सेकेंड्स के बाद ये मान लेते हैं कि जो इंडक्टर है उसमें
स्मॉल आई करंट फ्लो होगा, और अब उस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है आपको। इक्वेशंस कैसे बनानी है? इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा करंट के साथ चलिए आप, ऑलवेज ट्रेवल विथ करंट, उसके अपोजिट ट्रेवल ना करें कभी। तो अगर हम करंट के साथ साथ चलते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में चले अगर, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे L इंटू डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई बाई डी टी। फिर इधर गए और फिर आप इधर आए, तो क्योंकि हम करंट के साथ साथ चल रहे हैं तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू I इंटू आर, और फिर वापस आ गए इक्वल टू 0। क्योंकि अगर इक्वेशन सही बनेगी तो मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सही बनेगी तो भी आपका आंसर सही आएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप जब लूप इक्वेशन लिखें तो लूप इक्वेशन लिखते वक्त करंट के साथ साथ चलते रहिए, तो उसमें प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं आता कि कहां पर प्लस रखना है कहां माइनस रखना है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये डी आई डिवाइडेड बाई आई इज माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन आएगा। टाइम को 0 से t रखेंगे और यहां पर टाइम को, करंट को इनिशियल करंट आई नॉट से बाद वाली करंट आई तक, स्टार्टिंग करंट से बाद वाली करंट तक। और इससे जो आंसर आएगा वो ये आएगा, इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आई नॉट एंड e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ, एंड टाउ अगेन एल बाई आर। तो बेसिकली एलआर सर्किट की ये दो मेन इक्वेशंस हो गई आपकी, ये दो मेन इक्वेशंस। पहली वाली इक्वेशन ग्रोथ के टाइम पर है और दूसरी वाली इक्वेशन डिके के टाइम पर है, ग्रोथ एंड डिके। और इसमें ग्राफिकली अगर देखना हो ग्राफ के पॉइंट से, तो करंट का ग्राफ ऐसे आएगा, करंट टाइम के साथ डिके करेगी, आई नॉट से स्टार्ट करके 0 की तरफ आ जाएगी, डिके ऑफ करंट। और यहीं पर अगर मैं वोल्टेजेस के ग्राफ दिखाऊं आपको, टाइम और वोल्टेज के बीच का ग्राफ, सॉरी वोल्टेज के बीच में ग्राफ, आप करंट के साथ देखिए पहले, करंट के साथ, अगर करंट के साथ वोल्टेज का ग्राफ दिखाई जाए, करंट एंड वोल्टेज ग्राफ, तो रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ फॉलो होगा, V इक्वल टू आई आर। वो ग्राफ सिंपली स्ट्रेट लाइन दिखाओगे, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस सिंस इट इज I इंटू आर, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इंडक्टर का ग्राफ, तो ये चीज वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है और ये चीज वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है, और दोनों का समेशन 0 है, यानी वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस इज 0 एंड देयरफॉर वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस इज माइनस टाइम्स वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। और ये रिलेशन किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम के लिए रहेगा, किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर इन दोनों के वोल्टेजेस बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे, बट माइनस का फर्क आएगा। तो VL इक्वल टू माइनस VR, तो अगर ये ग्राफ VR का है तो VL का ग्राफ ऐसा ही रहेगा, लेकिन वो नीचे की तरफ। लेकिन ये दोनों ग्राफ ओरिजिन की तरफ जा रहे होंगे, ये ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन जाने चाहिए, बिकॉज करंट का डिके हो रहा है, करंट डिक्रीज कर रही है, करंट इधर नहीं जा रहा है, करंट वापस 0 की तरफ आ रहा है। तो ये एरो इस तरीके से दिखाओ, किसी भी वैल्यू ऑफ करंट और किसी भी वैल्यू ऑफ टाइम पर इनके वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड बराबर मिलेंगे। सर्किट में कितना भी करंट हो, टाइम कुछ भी हो रहा हो, वोल्टेज यहां और यहां पर सेम वैल्यू। ये पीछे नहीं था आपके लिए, ग्रोथ के टाइम पर ये नहीं था,
ग्रोथ वाले टाइम पर करंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू पर दोनों के वोल्टेजेस बराबर आए थे, अदरवाइज कभी इंडक्टर का वोल्टेज ज्यादा होता है, कभी रेजिस्टेंस की वोल्टेज ज्यादा होती है। और इसको और जनरलाइज करना चाहो और अगर इसको और जनरलाइज करना चाहे तो ये कहा जा सकता है कि करंट ग्रोथ करते वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट इंटू 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन टाउ, और डिके करते वक्त आई इक्वल टू मैक्सिमम करंट इंटू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ। तो ग्रोथ के टाइम पर मैक्सिमम करंट एट टी इक्वल टू इंफिनिटी पर है और डिके करते वक्त मैक्सिमम करंट एट टी इक्वल टू 0 पर। और मैक्सिमम करंट कब आती है, मैक्सिमम करंट कब आए, जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 हो जाए। और एक और पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए, करंट इन द एलआर सर्किट एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू इंफिनिटी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें अगर कहा जाए कि स्विच क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0 और फर्स्ट पार्ट करंट जस्ट आफ्टर कितना होगा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, और सेकंड पार्ट करंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जिसको कि स्टेडी स्टेट का भी नाम देंगे, स्टेडी स्टेट का भी नाम दे सकते हैं, लॉन्ग टाइम। तो ध्यान रखने वाली बात देखो ये है, टाइम 0 पर इंडक्टेंस विल एक्ट लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और टाइम इन्फिनिटी पर इंडक्टेंस विल एक्ट लाइक जीरो रेजिस्टेंस। तो अगर मुझे जस्ट आफ्टर चाहिए और उस समय ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो जस्ट आफ्टर के टाइम पर बैटरी से करंट निकलेगा, स्विच में जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो सारा करंट 2R से जाएगा
और वापस ऐसे, ये जस्ट आफ्टर वाला केस। तो करंट आई की वैल्यू V डिवाइडेड बाय R प्लस 2R। ये पहले पार्ट का आंसर है, जस्ट आफ्टर का। और स्टडी स्टेट लॉन्ग टाइम मतलब कि इंडक्टर विद लाइक अ जीरो रेजिस्टेंस। उस टाइम पर मतलब अगर फाइनल देखा जाए लास्ट लॉन्ग टाइम बाद, तो करंट आई मिला, लेकिन ये जीरो रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस जीरो हो गया और यहां पर 2R का रेजिस्टेंस। करंट प्रेफर करेगा जीरो रेजिस्टेंस पे जाने के लिए, यहां से कोई करंट नहीं जा पाएगा बिकॉज पैरेलल में जीरो रेजिस्टेंस है। तो अगर पैरेलल में जीरो रेजिस्टेंस है तो ये सारा करंट वाया जीरो रेजिस्टेंस चला जाएगा, यहां पर कोई करंट नहीं आएगी और तब करंट की वैल्यू सेकंड पार्ट में I इक्वल टू V अपॉन दिस रेजिस्टेंस R। मतलब अल्टीमेटली यहां पर कोई करंट नहीं होगी, फाइनल करंट यहां पर जीरो। फाइनली सारा करंट इंडक्टर के थ्रू जा रहा होगा, R इक्वल टू जीरो बन रहा है उस टाइम पर। और स्टार्टिंग में दिस L इज एज R इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये दो पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। इनिशियल करंट और फाइनल करंट को निकालने के लिए बिगिनिंग में इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानना है और फाइनली इसको जीरो रेजिस्टेंस मानना है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? Yes, sir. यस सर। ये सब ऑब्जेक्टिव अब मेंस के पॉइंट से बता रहा हूं आपको, फटाफट कर रहे हैं इसको। फिर ये तब भी मानेंगे जब वो सीरीज में। हाँ देखो देखो, मान लो ऐसा सर्किट है R L 2R ऐसे करके मान लो। जस्ट आफ्टर पे क्या लिखेंगे, देखिएगा जस्ट आफ्टर में करंट की वैल्यू, यहां से जो करंट जाएगा वो जस्ट आफ्टर पे कितना जाएगा। सो V डिवाइडेड बाय, अब आपको ध्यान ये रखना है कि करंट कहां कहां से जा रहा है, जस्ट आफ्टर पे। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्या बनेगा इसका पाथ, इस करंट के जाने का पाथ क्या बनेगा। तो यहां से गए यहां तक आए, इस ब्रांच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, सो करंट इसको अवॉइड करेगा और सारा करंट ऊपर वाले ब्रांच से जाएगा। सो टोटल कितना रेजिस्टेंस है करंट के पाथ में, करंट ने जिस पाथ को फॉलो किया उस पाथ में टोटल रेजिस्टेंस R और 2R, मतलब यहां पर 3R। और लॉन्ग टाइम बाद, लॉन्ग टाइम I इक्वल टू V अपॉन लॉन्ग टाइम बाद ये जीरो रेजिस्टेंस हो गया। सो कैपिटल R और एक जीरो रेजिस्टेंस सीरीज में, कैपिटल R जीरो सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर R हो गया। कैपिटल R और साथ में जीरो रेजिस्टेंस, इस कैपिटल R और कैपिटल R पैरेलल में R/2 और R/2 और ये 2R सीरीज में 5R/2, ऐसे करंट दिखाते हो आप। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कि
इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं होता है इनिशियल और फाइनल करंट्स में। इसका काम सिर्फ इतना होता है करंट को डिले करने का। करंट की अल्टीमेट वैल्यू में कभी भी एल का टर्म नहीं आ सकता। फाइनल वैल्यू ऑफ करंट विल नेवर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। अब मान लो आपसे इसी सर्किट में ये कहा जाए कि सर्किट इज इन स्टडी स्टेट, circuit is in the steady state and now we open the switch. क्या केस बनेगा ये? ओपन स्टडी स्टेट के बाद अगर स्विच को वापस खोला जाए, सर ऊपर एक वो लूप बन जाएगा 2R को हटा। मतलब ये स्विच खोल दिया, सर्किट वापस ये स्विच ओपन कर दिया, लेकिन तब ओपन किया जब, हाँ सही बोल रहा हूं कि ये पूरा स्टडी स्टेट में जा चुका था। तो एक नोटिस करना है इस पॉइंट पर, जरा इस पॉइंट पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब ये स्टडी स्टेट पर है, सर्किट पूरा आपका स्टडी स्टेट पे आ चुका है, तो उस समय क्या करंट फ्लो हो रही है दिखेगा एट स्टडी स्टेट। यहां से करंट जा रहा है, एक काम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज। V इज 10 वोल्ट और R इज 1 ओम, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां से जो आंसर आएगा 10/5/2 4 एम्पियर, यानी 4 एम्पियर की करंट जा रही थी इस टाइप। और ये 4 एम्पियर फ्लो कैसे कर रहा होगा? तो ये 4 एम्पियर यहां तक आएगा, उसके बाद कुछ करंट यहां पर फ्लो करेगा और कुछ करंट यहां फ्लो करेगा। स्टडी स्टेट पर ये 0 रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब इन दोनों ब्रांचेस में सेम रेजिस्टेंस है। सेम रेजिस्टेंस का मतलब करंट हाफ ऑफ होगा और यहां से वापस 4 एम्पियर करंट आ जाएगी। ये हुआ स्टडी स्टेट पर। और उसके बाद स्विच ओपन किया हमने, आफ्टर स्विच ओपन, अब क्या सिचुएशन बनेगी? स्विच ओपन किया जब आपने, जस्ट आफ्टर क्या बनेगा? तुरंत बाद में, जस्ट आफ्टर द स्विच इज ओपन, कितना करंट दिखाएंगे यहां पर? स्टडी स्टेट जब था तो यहां पर 2 एम्पियर और यहां भी 2 एम्पियर चल रहा था। स्विच खोला और तुरंत, स्विच खोलने के तुरंत बाद तो इंडक्टर 2 एम्पियर करंट फ्लो करता रहेगा यहां पर, जस्ट आफ्टर में 2 एम्पियर फ्लो करेगा। इंडक्टर करंट की ग्रोथ और करंट के डिके दोनों को ही अपोज करता है। यह सही बात है कि स्विच ओपन करने के बाद करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन कम होने में भी टाइम लगेगा। ना तो करंट अचानक से ग्रो कर सकता है और ना करंट अचानक से फॉल कर सकता है। यह है इंडक्टेंस का नेचर। मतलब ऐसा नहीं होता कि स्विच ओपन करेंगे और करंट अचानक से 0 एम्पियर पहुंच जाएगी, सडनली 0 एम्पियर आ जाए। तो जस्ट आफ्टर पे ये 2 एम्पियर रहेगा, बट ऑब्वियसली अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। 2 एम्पियर से ये 0 हो जाएगा। बट सडनली 0 नहीं होगा, बिकॉज इंडक्टेंस की वजह से 2 एम्पियर से 0 जाने में कुछ समय लगेगा।
अब ये 2 एम्पियर अपना रास्ता क्या बनाएगा, यहाँ तो स्विच खुला हुआ है, यहाँ स्विच खुला हुआ है, तो ये 2 एम्पियर इधर जाएगा, इधर जाएगा और ऐसे। और नोटिस करने वाला पॉइंट ये है, देखिए जब स्टडी स्टेट था तो रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर राइट साइड था, 2 एम्पियर इन द रेजिस्टेंस वाज राइट साइड। स्विच खोलते ही, स्विच ओपन करते ही ये 2 एम्पियर पलट गया, जो करंट राइट साइड चल रहा था वो लेफ्ट हो गया। यहां पर करंट में अचानक से रिवर्सल आया है, रिवर्स हो गई करंट। बट इंडक्टेंस में अमाउंट ऑफ करंट एंड इवन द डायरेक्शन ऑफ करंट अचानक से चेंज नहीं कर पाओगे आप, सडनली चेंज कभी नहीं होगा, जस्ट इमीडिएट चेंज पॉसिबल नहीं है। मतलब इंडक्टर के करंट और उसकी डायरेक्शन को ऑल ऑफ अ सडन बदल नहीं सकते, और यही नेचर ऑफ इंडक्टेंस है। हाँ, टाइम बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पास होगा, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये 2 एम्पियर से 0 एम्पियर की तरफ जाएगा, और तब इक्वेशन ऑफ करंट होगी 2 एम्पियर जो कि मैक्सिमम करंट है इनटू e रेज टू द पावर -t डिवाइडेड बाय टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट इंडक्टेंस L अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट R प्लस R 2R। करंट वो इंस्टेंटेनियसली रिवर्स हो गया। रेजिस्टेंस में हो सकता है, इंडक्टेंस में नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस मतलब सर्किट के कहीं पर भी करंट चेंज हो सकते हैं एक्सेप्ट द इंडक्टेंस पोर्शन। जिस ब्रांच में इंडक्टेंस है उस ब्रांच में आप इमीडिएटली करंट का ना तो डायरेक्शन चेंज कर पाओगे और ना करंट की मैग्नीट्यूड बदल पाओगे। इसी को इंडक्टेंस कहा ही क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडक्टेंस के करंट को चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हो भाई, अचानक नहीं कर पाओगे, टाइम दो, ये 2 एम्पियर से 0 हो जाएगा। ठीक है, सर हाँ जी। सर अगर ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस इक्वल ना होती और करंट के मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते तो फिर कौन सा लेते? ओके, देखो सपोज कि ये स्विच क्लोज्ड है फॉर ए लॉन्ग टाइम। अभी आप बताओगे इसमें कितना कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, कोई आइडिया दो। स्विच काफी टाइम से बंद है, कितना करंट होगा इसमें? इसको क्या माना जाए इंडक्टेंस को? स्विच क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम, 0 रेजिस्टेंस। तो 2 ओम यहाँ पर, 4 ओम यहाँ पर, दोनों पैरेलल में है, 12 वोल्ट है, तो थोड़ा सा किरचॉफ रूल लगा लेना, आपको यहाँ पर 3 एम्पियर करंट मिलेगी और यहाँ पर 6 एम्पियर, क्योंकि इट इज एज अ 0 रेजिस्टेंस लॉन्ग टाइम की वजह से। अब इन्होंने पूछा था जस्ट आफ्टर स्विच ओपन क्या बन जाएगा, जैसे ही यहाँ पर स्विच खोलेंगे तो क्या होगा।
ठीक है, तो ये स्विच ओपन किया, जस्ट आफ्टर की बात हुई है, तुरंत। मैंने कहा ना, इंडक्टेंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी करंट तुरंत चेंज की जाए, उसको पसंद नहीं है चीज। तो ये यहां पर 6 एम्पियर ही कंटिन्यू करेगा, यहां पर करंट 6 एम्पियर ही कंटिन्यू करेगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंडक्टेंस। जो था जैसा था वैसा ही रहेगा ही। बट ये 6 एम्पियर का रास्ता क्या होगा, यहां तो स्विच खुला हुआ है, तो 6 एम्पियर यहां आएगा, फिर इसमें चला जाएगा। मतलब कि रेजिस्टेंस कंप्रोमाइज करेगा, रेजिस्टेंस कंप्रोमाइज करेगा, चाहे उसके लिए करंट का वैल्यू बदलना पड़े, करंट की डायरेक्शन बदलनी पड़े। यहां पर सारे चेंजेस पॉसिबल है। इंडक्टेंस जिस ब्रांच के अंदर है उसमें इमीडिएटली कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, जितना पहले था उतना ही बाद में दिखाइए आप। हाँ, धीरे धीरे ये करंट बदलेगा आगे, इसमें भी सेम चीज होगी विथ पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये करंट भी चेंज होगा, और इट विल बी I इक्वल टू 6 एम्पियर विल बी द स्टार्टिंग वैल्यू, उसके आगे e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। नाउ टाउ इक्वल्स टू इंडक्टेंस 4 हेनरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4, ये टाउ हो जाएगा इसका। मिल गया तुम्हें डाउट आंसर या नहीं अभी? यस सर। हाँ, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिएगा, ये नेचर इंडक्टेंस का है, रेजिस्टेंस का नहीं है। ठीक है, चले थोड़ा सा ना, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करके खत्म हो जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट्स के साथ। सर हम्म, तो जैसे आपने करंट